वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। रीजनिंग के सेट 3 में आज हम लोग सीजीएल का जो रीजनिंग हुआ था, जिसका एग्ज़ाम 4 जून 2019 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उस शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए आपस में संबंधित है। यानी इस दोनों शब्द में जो संबंध है वही बाकी 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में वही संबंध दर्शाया जा रहा है। तो इसमें किस प्रकार संबंध है? जब आदमी नाराज़ होता है तब क्या करता है? भाव चढ़ा लेता है। उसी तरह परमानंद जब आदमी रहता है तब क्या करता है? वो मुस्कुराता रहता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, इस तरह का सवाल बहुत बार आ चुका है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो पहले गिनती कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं इसमें कितना संख्या है सीरीज में। तो कितना दिया गया? सी बी पहले लिख लेते हैं, डी बी खाली स्थान सी बी ए खाली स्थान बी सी बी ए डी फिर बनाएंगे सी। यानी टोटल कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी टोटल 18 है। अगर हम 4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर आगे 2 बच जाएगा। 16 तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेकिन 2 बच जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर 6 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 2 4 2 6 यानी 6 यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट अलग कर देते हैं, 2 2 4 और 2 6 1 यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं, रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें सी के बाद बी है, यहाँ भी सी के बाद बी है, तो यहाँ भी सी बी होना चाहिए, यहाँ भी सी बी 2 ले लिए। अब यहाँ देखते हैं खाली स्थान डी बी, यहाँ पे ए डी बी, यहाँ भी ए डी बी और यहाँ भी ए डी बी होना चाहिए, ए डी बी। और ए डी बी के बाद क्या है? यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। यानी खाली स्थान में क्या आएगा? ए सी डी सी बी, यानी ए सी डी सी बी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जैसे ये किस तरह का रिलेशन बन रहा है? सी बी ए डी बी सी, सी बी ए डी बी सी, सी बी ए डी बी सी, इसका रिलेशन बन रहा है। तो अगर हम इसको 6 या 5 में जितना में ये डिस्ट्रीब्यूट हो सके उतना में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ईजी वे में ये सवाल बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे फ्लावर का जो कोड भाषा हम 14 दिया गया है और डिस्टेस्ट का जो कोड दिया गया है वो 18 दिया गया है, तो इसका कोड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए अगर बहुत कम लिखा जाए, यानी जैसे अगर मान चलिए इसमें 14 15 16 18 ये कम संख्या दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है ना कि ये शब्द को काउंट करके 2 या 3 से गुना कर दिया जाता है। जैसे अगर हम इसमें देखें फ्लावर में कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लेटर है फ्लावर में। तो 6 लेटर है तो हम 1 बढ़ा के और 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 14 हो गया। अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, हम 1 बढ़ा के और 2 से गुना कर देंगे, 8 1 9 2 18 हो जाएगा। उसी तरह अगर इसमें देखें कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है, तो 10 में हम लोग 1 बढ़ाएंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी 11 दूना 22। इसका जो राइट आंसर होगा वो 22 हो जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, इस टाइप के सवाल में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चैनल पे अपलोड है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। 2 वीडियो में इसको ख़त्म किया गया है और दोनों वीडियो में कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग एकदम अच्छे से और जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं सभी टाइप के सवाल उसमें कराया गया है। तो चैनल के प्ले लिस्ट से कोडिंग डिकोडिंग देख सकते हैं जिसको प्रॉब्लम होता है इस टाइप के सवाल में। अब नेक्स्ट सवाल घन और पासा का है। इसमें हम क्या बोले थे, अगर 2 पासा दिया जाए और दोनों पासा में कोई एक चीज़ कॉमन मिले। देखिए इसमें 2 1 4 दिया गया है और इसमें 6 5 2 दिया गया है, तो कॉमन क्या चीज़ इसमें मिला है? दोनों में 2 कॉमन मिला है। यहाँ भी 2 दिया गया है, यहाँ भी 2 दिया गया है और यहाँ भी 2 दिया गया है। तो जो चीज़ कॉमन मिलता है वहाँ से हम लोग या तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे या तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो हमें 2 कॉमन मिला है तो हम 2 से क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहले 2 आएगा, उसके बाद 1 और उसके बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। सेम उसी तरह से यहाँ भी 2 से हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहले 2 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6। अगर हम इसमें क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, तो अब 2 को छोड़ दीजिए, बाकी जो एक दूसरे के नीचे आया वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यानी इसका मतलब अगर बात करें 1 के विपरीत तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा? 5। 1 के विपरीत क्या आ जाएगा? 5 और 4 के विपरीत क्या आ जाएगा?
अगर 4 के विपरीत बात करें तो ये 6 आ जाएगा, और 3 का विपरीत क्या होगा, तो बाकी देखिए 2 का विपरीत, ये 2 बचा ना, 2 का विपरीत क्या होगा अगर ये पूछे तो 2 का विपरीत क्या होगा, देखिए 1 4 6 का प्रयोग हो चुका है, 1 4 5 6, तो अब बचा 3, तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो 2 का विपरीत हो जाएगा 3। तो इसमें क्या चीज़ पूछा जा रहा है, 3 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पे कौन सी संख्या होगी, यानी 3 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो 3 का विपरीत क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पी पिता है क्यू का और आर पुत्र है। इससे जो ब्लड रिलेशन सवाल होता है उसमें हम बताए थे कि अगर मम्मी पापा हो उसको ऊपर लिखेंगे, अपना पीढ़ी को सामने सामने लिखेंगे और बेटा बेटी को नीचे लिखेंगे, दादा दादी को उससे भी ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जैसे पी पिता है क्यू का, यानी क्यू का पिता पी है तो क्यू के ऊपर पी लिख देंगे और इसको मेल कर देंगे ताकि पता चले कि पिता है। अगर फीमेल करेंगे तो माता हो जाएगी। पी पिता है क्यू का और आर पुत्र है एस का, यानी आर जो है एस का पुत्र है, आर जो है वो एस का पुत्र है, यानी आर मेल हो जाएगा। इस रिलेशन को हम एक्स्ट्रा जगह पे रख देते हैं, इसका यूज अभी नहीं करेंगे, इसका यूज बाद में करेंगे। यानी आर पुत्र है किसका, एस का। ठीक है, तो आर को नीचे लिखेंगे, एस को ऊपर, और एस मम्मी है कि पापा है ये नहीं पता है, इसीलिए हम इसको मेल फीमेल डिनोट नहीं करेंगे अभी। अब क्या बोला है, टी भाई है पी का, यानी पी का भाई कौन है, टी है, पी का भाई टी है, तो यहाँ पे लिख लेते पी का भाई टी, यानी पी के सामने, यानी सेम पीढ़ी को सेम जगह रखेंगे। अब बोले क्यू बहन है आर की, अगर क्यू बहन है आर की तो हम क्यू को यहाँ लिख लेते हैं, क्यू बहन है अगर आर की यानी क्यू फीमेल हो जाएगी, और आर भाई है इसका तो भाई बहन को हम लोग साथ में लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। और ये अगर आर क्यू का एस का बेटा है तो इसका मतलब एस का अगर बेटा आर है तो एस का बेटा बेटी क्यू भी हो जाएगी, एस का बेटा अगर आ रहा है तो एस की बेटी क्यू भी हो जाएगी, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ। ठीक है, अब बोले एस टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस जो है वो टी के भाई की पत्नी यानी टी के भाभी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम सवाल बनाएंगे तो बहुत ईजी बन जाएगा। वैसे इस तरीके से सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे, हम ब्लड रिलेशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पे अच्छे से सारा चीज़ को क्लियर कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें 3 अक्षर जो है किसी प्रकार समान है और एक असमान है, तो असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कोडिंग कर लेंगे। MNPS है, यानी M 13, N 14, P 16 और S 19। ठीक है, TUWZ है, यानी T 20, U 21, W 23 और Z 25, यानी V 22, W 23। और DGJ है ना, तो D 4, E 5, G 7 और J 10, और PQTX है, यानी P 16, Q 17, T 20 और X कितना होगा 24। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें मतलब जो बढ़ रहा है किस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है और यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है और यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। और सॉरी Z 26 होता है ना, तो यहाँ पे 26 यानी 3 बढ़ रहा है, और यहाँ 1 बढ़ रहा है और यहाँ 2 बढ़ रहा है और यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है फिर 3 बढ़ रहा है फिर 4 बढ़ रहा है, यानी जबकि हर जगह 1 2 3 बढ़ रहा है और यहाँ पे 1 3 4 बढ़ रहा है। तो यानी ये जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सबसे अलग असमान हो जाएगा। ये जो सवाल था वो क्वेश्चन में मिसिंग था, जो ग्रुप में क्वेश्चन भेजा गया तो उसमें मिसिंग था। क्वेश्चन को देख लेंगे, यानी इसमें बोला जा रहा था कि 9 15 27 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार नीचे चारों में से कौन संबंधित है। ठीक है, तो 9 15 27 में हम लोग देखते हैं कि किस तरह का रिलेशन है। यानी 9 15 27 में पहले क्या किया गया है, कितना का वृद्धि हुआ है, 9 6 15 6 का वृद्धि हुआ है, और फिर कितना का वृद्धि हुआ है, 12 का वृद्धि हुआ है। 15 27 में 12 का वृद्धि हुआ है। तो बाकी देखते हैं कि कहाँ पे 6 और 12 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ 10 का वृद्धि हो रहा है और यहाँ भी 10 का वृद्धि हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कितना का वृद्धि हो रहा है, यानी 14 का वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पे 21 का वृद्धि हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 8 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 16 का वृद्धि हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 का वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे 9 का वृद्धि हो रहा है। तो 6 12 का कहीं नहीं वृद्धि हो रहा है। एक मिनट, ये 6 है और यहाँ पे 12 का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या, 2 गुना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे 3 यानी 2 गुना वृद्धि होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 वृद्धि होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे 8 का 2 गुना ये है,
तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पहले 8 का वृद्धि हुआ, फिर 8 का 2 गुना 16 का वृद्धि हुआ। जैसे यहाँ पहले 6 का वृद्धि हुआ, फिर 6 का 2 गुना 12 का वृद्धि हुआ, उसी तरह यहाँ पे 8 का वृद्धि हुआ पहले, और 8 का 2 गुना 16 का वृद्धि हुआ। तो यानी जिस तरह 9, 15, 27 संबंधित है, उसी प्रकार 12, 30, 36 भी संबंधित हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। नीचे दिए गए आकृति में दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाला सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब में वो 2 चीज़ को अगर आप फॉलो कीजिएगा दर्पण प्रतिबिंब, तो कभी सवाल नहीं गलत होगा। पहला ये चीज़ होगा कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, जो बाएं वाला चीज़ जो होगा वो दाएं तरफ चला जाएगा, और दाएं वाला चीज़ जो है वो बाएं तरफ चला आएगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में। और दूसरा ये, जो चीज़ जो दर्पण से जितना नज़दीक होगा, जो दर्पण से जितना नज़दीक होगा उतना नज़दीक इमेज बनेगा। जितना नज़दीक उतना ही नज़दीक क्या होगा, उतना ही नज़दीक इमेज बनेगा। नज़दीक उतना ही नज़दीक उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अगर हम मान चलिए दाईं ओर दर्पण, यानी यहाँ पे अगर हम दर्पण रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सबसे पहले ये आकृति तो बनेगा ही, ये आकृति तो इस तरीके से बनेगा ही। अब इस बार क्या है कि ये बायां से दायां की ओर घुमा है, तो अब ये भी रहेगा ही, ये भी रहेगा ही। अब देखते हैं, जैसे इसमें क्या है कि ये बायां से दायां की ओर गया है, तो इसमें क्या होगा, दायां से बायां की ओर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम इसी तरीके से है, तो अगला बार क्या हो जाएगा, ये जैसे ये इस तरीके से था ना, तो अगला बार यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। और ये यहाँ था, यानी दर्पण से नज़दीक ही है, तो ये दर्पण से थोड़ा ही दूर पे है, तो ये भी दर्पण से थोड़ा ही दूर यहीं पे रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे दर्पण से ज़्यादा दूर है, तो दर्पण से ज़्यादा दूर ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और ये दर्पण से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये दर्पण से बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पे रहेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इस तरीके से। पहले ये तो ऑप्शन ख़त्म हो जाए क्योंकि इसमें इस तरीके से दिया गया है, बाकी 3 ऑप्शन बचा, और यहाँ पे तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब, ये 2 चीज़ ध्यान में रखेंगे तो सवाल ईजीवे में, ये कोई भी दर्पण प्रतिबिंब का सवाल हो ईजीवे में बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहला दूसरा से है। यानी इस दोनों में जो संबंध है वही संबंध इस दोनों में निकालना है। जैसे 29 और 13 में क्या संबंध है, यानी 13 को क्या किया गया है, 2 से गुना करके 3 ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह 37, यानी किसको हम 2 से गुना करके अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो 17 अगर हम रखेंगे तो 17 34 प्लस 3 37, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कथन निष्कर्ष का है। तो कथन निष्कर्ष में हम बोले थे यदि कुछ मोबाइल उपकरण है, पहला कथन है। दूसरा कथन है सभी उपकरण भारी हैं। अगर सभी का चर्चा जहाँ पे किया जाए तो पहले उस कथन का वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है सभी उपकरण भारी हैं, तो पहले हम लोग बना लेते हैं जितना भी उपकरण है वो सब का सब क्या है, भारी है। इन जितना भी उपकरण है सबका सब भारी है, यानी कहने का मतलब है यानी इतना अगर उपकरण है तो ये सभी भारी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है कुछ मोबाइल उपकरण है और इस उपकरण में से कुछ मोबाइल जो है वो उपकरण हो रहा है, यानी ये मोबाइल हो जाएगा। कुछ मोबाइल उपकरण हो रहा है। ठीक है, उपकरण का कुछ ही भाग को मोबाइल बनाना है। अब हम लोग जब कथन बन गया तो वेन डायग्राम बन गया, तब हम इसको निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष क्या है, कुछ मोबाइल भारी हैं। देखिए ये मोबाइल इतना भाग है, इस भाग में से कुछ भाग भारी हो रहा है, तो इसका मतलब ये कथन निष्कर्ष सही हो जाएगा, ये निष्कर्ष। अब बोलो कोई भी मोबाइल भारी नहीं है, नहीं कुछ मोबाइल भारी हो रहा है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ बोला कोई भी मोबाइल भारी नहीं है, मोबाइल का कुछ पार्ट यानी ये वाला पार्ट भारी हो रहा है, इसीलिए ये कथन गलत हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ क्या है कि कुछ भारी उपकरण है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ भारी उपकरण है, ये चीज़ सही है। कैसे सही है, देखिए भारी का इतना बड़ा डायग्राम है, इस डायग्राम में से कुछ तो उपकरण हो रहा है ना, कुछ ही भाग उपकरण हो रहा है ना, इतना भाग उपकरण हो रहा है, ये वाला भाग उपकरण हो रहा है, यानी भारी के इतना भाग में से ये भाग उपकरण हो रहा है, तो इसका मतलब तो सही है, कुछ भारी जो है वो उपकरण हो रहा है, यानी ये भी सही है। कथन 1 निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 दोनों सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 दोनों निकलता है।
तो इस तरह का सवाल जब भी बनाएंगे तो बहुत ही केयरफुली बनाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें 3 शब्द किसी प्रकार संबंधित है और एक असमान है, असमान शब्द का चयन करें। तो इसमें असमान बाधा हो जाएगा, बाकी ये 3 जो है किसी न किसी प्रकार से एक समान ही है, बाधा जो है वो सबसे अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें इस सीरीज का सवाल दिया गया है, तो इस सीरीज में हम लोग देखेंगे ना कि मतलब जो आकृति दिया गया है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले एक ये बना लेते, वर्ग बना लेते हैं, और इस तरीके से ये इस तरीके से दिया गया, इस तरीके से, फिर एक यहाँ से काटा गया और एक यहाँ से काटा गया। ठीक है, अब देखते ये जो सर्कल है पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ आ गया, इसका मतलब 1-2 लाइन छोड़ के तीसरा लाइन पे आ गया, फिर यहाँ था, फिर क्या किया 1 लाइन छोड़ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगला बार क्या किया गया 1 लाइन छोड़ के यहाँ पे आ गया। सर्कल, ये जो सर्कल है वो 1-1 लाइन छोड़कर आगे बढ़ रहा है, 1-1 लाइन छोड़ के आगे बढ़ रहा है। जैसे कहने का मतलब है जो ये सर्कल था, ये सर्कल यहाँ पे 1 लाइन छोड़कर यहाँ आ गया, यानी यहाँ पे, फिर क्या किया कि 1 लाइन छोड़ के यहाँ पे आ गया, 1 लाइन छोड़ के यहाँ आ गया, देखिए यहाँ पे है ना, फिर यहाँ क्या हुआ ये जो सर्कल, फिर ये क्या किया यहाँ पे था और 1 लाइन छोड़ कर यहाँ आ गया, यानी यहाँ पे आ गया। अगला बार क्या होगा यहाँ छोड़ कर और यहाँ आएगा सर्कल, तो यहाँ सर्कल आएगा, इसका मतलब यहाँ पे सर्कल दे देंगे। अब हम देखेंगे स्टार, यानी ये जो गुना का निशान है, मल्टीपल का निशान, वो कहाँ कहाँ गया। मल्टीपल का निशान पहले एक पीछे होकर यहाँ आया, फिर कोई पीछा है मतलब कोई बिना स्थान छोड़े यहाँ आया, अगला बार 1 स्थान छोड़कर यहाँ आया, यहाँ आ गया, अगला बार 1-2 स्थान छोड़कर यहाँ आया, अगला बार 3 स्थान छोड़ेगा तो 1, 2 और 3, यहाँ 3 स्थान छोड़ देगा और यहाँ पे मल्टीपल का निशान आएगा, यानी मल्टीपल का निशान यहाँ पे आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, नीचे दिए गए आकृति में कितना त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज, इस सब चीज़ का जो है ना प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा सबका उतना जल्दीबाजी में इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे अगर हम ये आकृति देखें, इस आकृति में ये जो ये जिसका कलर किया अभी वो आकृति देखें, इसमें कितना त्रिभुज होगा, 3 त्रिभुज होगा, यानी इस तरह का जो आकृति रहता है उसमें 3 त्रिभुज होता है। पहला त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज इस साइड से और तीसरा त्रिभुज बड़ा वाला, 3 त्रिभुज इसमें हो गया। सेम उसी तरीके से इसमें भी 3 त्रिभुज हो जाएगा, इधर वाले में, ऊपर वाले में भी 3 त्रिभुज हो जाएगा, यानी 3 3 6 3 9, और फिर इधर भी 3 त्रिभुज हो जाएगा, 9 3 12 त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेगा, अब एक चीज़ और, एक हम इस तरीके से ये ले लेंगे, एक इस तरीके से ऊपर ले लेंगे, 13 14 2 हो गया, फिर एक इस तरीके से हम लोग नीचे ले लेंगे और इस तरीके से हम लोग ऊपर ले लेंगे, 2 और हो गए, तो 12 2 14 2 16, यानी टोटल जो ट्रायंगल होगा वो 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस सब सवाल को आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी ये सब सवाल फास्ट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी ये जो आकृति है वो आकृति किस में निहित है, यानी ये चारों में से किस आकृति में ये निहित है। तो ये अगर पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ये जो आकृति आपको दिखेगा, अगर बाय द वे ये ऑप्शन लेते हैं, ये 4 नंबर लेते हैं, तो एक यहाँ से ये मिल गया, ये ट्रायंगल मिल गया, ठीक है, और ये बढ़ के यहाँ पे आ रहा है, हाँ ये सही है, यानी ये जो आकृति है ये वाला आकृति ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा, आपको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें संडे का जो कोड दिया है DNUAYS, यानी संडे में जितना लेटर है वही सब अक्षर को यहाँ पे रिपीट किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी शब्द को कहीं ना कहीं हेरफेर किया गया है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं SUNDAY, और इसका जो कोड है वो DNUAYS। तो क्या कि एस को उल्टा यहाँ पे लिख दिया गया, यानी अपोजिट कर दिया गया है। उसी तरह से अगर हम मदर का कोड निकालेंगे MOTHER, तो M को सबसे लास्ट में ले जाएंगे, M यहाँ पे आ जाएगा, और U को कहाँ रखा गया है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 M तो लिख लिए। अब U को कहाँ रखा गया है, जस्ट एक लाइन आगे कर दिया गया है, पहले M को तो कर दिए, तो O को कहाँ रखेंगे, एक लाइन आगे, यानी यहाँ पे O आ जाएगा। फिर N को कहाँ रखा गया, एक यहाँ पे कर दिया गया, यानी इसका मतलब T यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब A को पीछे कर दिया गया एक लाइन, तो इसका मतलब ये सब पहले D को देख लेते हैं, यानी D को फिर स्टार्टिंग में ले आया गया, तो यानी हम लोग H को स्टार्टिंग में ले आएंगे H,
अब आते हैं ए को, यानी ई को एक पीछे कर दिया गया तो ई को यहाँ पे पीछे कर देंगे एक, और आर को यहाँ पे रख देंगे, आर को यहाँ पे रख देंगे एक पीछे करके। तो इसका मतलब HTOERM ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। यानी इस यहाँ पे जिस तरीक़ा से हेरफेर किया गया उसी तरह से यहाँ भी हम लोग हेरफेर करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। DKFM का जो कोड दिया गया है वो FIHK दिया गया है। तो इसको अगर हम लेटर में कोडिंग कर लेते तो बहुत ही ईजी वे में सवाल बन जाएंगे। D4 K11 F6 M14 M13, उसी तरह F6 I9 H8 K11। यानी क्या किया, पहले 2 का वृद्धि किया गया, फिर 2 का कमी किया गया, फिर 2 का वृद्धि किया गया और फिर 2 का कमी किया गया। उसी तरह से BLGP निकालेंगे, B2 L12 G7 P16। पहले हम 2 का वृद्धि करेंगे तो 4, फिर 2 का कमी करेंगे 10, फिर 2 का वृद्धि करेंगे 9, फिर 2 का कमी करेंगे 14। तो 4 में D आ जाएगा, J10 I9 और 14 में N, यानी DJIN ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगर हम कोडिंग कर देंगे तो ये ईजी वे में सवाल बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए कि ये जो समीकरण है वो सही हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ड बनाएंगे। अगर हम ऑप्शन बेस्ड बनाते हैं तो 15, अगर ए नंबर ऑप्शन लेते हैं गुना और भाग को बदल लें, 15 - 9 भाग के जगह पे गुना और इसके जगह पे भाग रखेंगे 10, तो ये कट नहीं पाएगा, तो ये दशमलव में आंसर आएगा। तो हम भाग और गुना नहीं ले सकते हैं क्योंकि कटेगा नहीं तो दशमलव में आंसर दे देगा। अगर हम ऑप्शन नंबर ये बी लेते हैं, यानी 15 - 9 और गुना माइनस को बदलना है, यानी जहाँ पे माइनस है वहाँ पे गुना, जहाँ पे गुना वहाँ पे माइनस, भागा 6 और गुना की जगह पे माइनस रखेंगे और +5 तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 2 बार, यानी ये भी पॉइंट में आ जाएगा। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ये भी पॉइंट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें आंसर पॉइंट में नहीं लाना है। यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं तो आंसर हम पॉइंट में क्यों लाएंगे। अगर ऑप्शन नंबर हम सी लेते हैं, 15 माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, यानी यहाँ पे माइनस है, माइनस की जगह प्लस रखेंगे, +9 और भागा 6 गुना 10 और -5 होगा यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस को बदल रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 + 9 गुने 10/6, यानी भागा 6 को हम नीचे लिख सकते हैं 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में और 2 से 5 बार में, यानी 5 × 15 15 30 में से 5 गया 25, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी प्लस माइनस को अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो सही हो जाता है। अब वेन डायग्राम आ गया। इस वेन डायग्राम को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। जैसे स्नातक, साक्षर और परिश्रमी। सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए, संबंध निकाले कि इस दोनों में क्या चीज़ का संबंध है। यानी जितना भी स्नातक होता है, जितना भी स्नातक, वो सभी का सभी क्या होता है, साक्षर होता है। यानी यहाँ पे जो है सभी का संबंध आ गया। यानी जितना भी स्नातक होगा वो सभी का सभी साक्षर होगा। साक्षर और परिश्रमी में क्या संबंध है, यानी कुछ साक्षर परिश्रमी होता है, कुछ साक्षर ही परिश्रमी होता है। और जितना भी स्नातक होता है वो सबका सब साक्षर होता है। और स्नातक और परिश्रमी में क्या संबंध है, यानी कुछ स्नातक ही परिश्रमी होता है। तो सबसे पहले इस तरह का डायग्राम कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे सभी का संबंध, कुछ का संबंध, कुछ का संबंध। तो सब ये डायग्राम पहले ही हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी सभी का संबंध नहीं दिया गया। इस डायग्राम में भी कहीं सभी का संबंध है तो ये भी डायग्राम हट जाएगा। ये डायग्राम में सभी का संबंध है, ये डायग्राम में भी सभी का संबंध है। देखिए, तो इसका मतलब सभी स्नातक जो है वो क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। ये स्नातक हो गया और ये साक्षर हो गया, यानी सभी स्नातक साक्षर। अब क्या बोला जा रहा है, साक्षर में कुछ परिश्रमी है और स्नातक में भी कुछ परिश्रमी है। अगर हम इसको लेते, ये डायग्राम को लेते हैं, तो अगर हम ये डायग्राम केवल यहाँ लेते हैं तो केवल साक्षर में ही कुछ परिश्रमी हो रहा है, जबकि स्नातक में भी कुछ स्नातक परिश्रमी हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी परिश्रमी को लेना तो स्नातक को लेकर, यानी कुछ स्नातक और कुछ साक्षर जो है वो परिश्रमी हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें मुद्रा का नाम दिया गया है और देश का नाम दिया गया है। तो कौन शब्द समान है और जिसका जो समान नहीं है उसको हम लोग, उसका आंसर हम लोग टिक आउट करेंगे। असमान शब्द का चयन करना है। तो देखिए, रूस का रुपया क्या होता है, रूबल, बांग्लादेश का टका और मलेशिया का रिंगित। उसी तरह
दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा होता है वो क्या होता है, रुपया नहीं होता है। दक्षिण कोरिया का जो रुपया होता है उसको हम लोग वान कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर ये वो सबसे अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया, नीचे दिए गए तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसको तो कभी कभी आपको इजी में बन जाएगा, कभी कभी आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहले अगर जहाँ पे प्रॉब्लम करें वहाँ पे क्या करना है कि जितना चीज़ हमको समझ में आए उसी चीज़ को हम लोग पहले अरेंज करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले वेतन नहीं मिलेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विद्यालय जाएंगे, यानी 5 से स्टार्ट होगा। विद्यालय जाके वहाँ पे हम लोग शिक्षा लेंगे, यानी 5 3 तो कन्फर्म हो गया, 5 के बाद 3 होगा। तो 5 के बाद 3 ऑप्शन ये में नहीं है, तो ये इसका मतलब ये नहीं होगा, ये ऑप्शन ख़त्म। अब आते हैं, जब हम विद्यालय जाकर शिक्षा लेंगे, ठीक है, तब हम लोग को क्या होगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे समझ में आया, देखिए प्रोन्नति मतलब क्या होता है, प्रमोशन, यानी प्रोमोशन क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा। प्रमोशन जो है वो सबसे लास्ट में होगा ना, प्रमोशन सबसे लास्ट में। तो प्रमोशन सबसे लास्ट में कौन से ऑप्शन में दिया गया, एक ही ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो जितना चीज़ हमारे पास जो नॉलेज में हो उसी नॉलेज के आधार पे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो हमको पता चल गया कि प्रोन्नति यानी प्रमोशन जो था वो लास्ट में आएगा, यानी लास्ट में 4 आएगा, बीच में कुछ भी आए, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले विद्यालय जाएंगे, वहाँ हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमको मेरा भर्ती होगा तब हम लोग रोज़गार में आएंगे। जब भर्ती होगा तभी तो मेरा रोज़गार होगा। तो रोज़गार जब होंगे तब वेतन चालू होगा, और जब वेतन मिलेगा उसके बाद प्रमोशन होगा। यानी इसका 5 3 2 6 1 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट सवाल आते हैं, फ्रिज का जो कोड दिया गया वो GTLH दिया गया, यानी DTLH LK। तो F6 होता है, R18 I9 D4 G7 E5। पहले कोडिंग कर लेंगे, यहाँ पे G7 T20 और L12 H8 L12 और K11, ठीक है। उसी तरह केटल का कोड निकालना है, तो K11 E5 T20 L12 E5। इन जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप ये चीज़ बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं हो तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख के ही बनाएंगे। यहाँ पहले 1 का वृद्धि हुआ, फिर यहाँ पे 2 का वृद्धि हुआ, फिर यहाँ पे 3 का वृद्धि हो गया, फिर यहाँ पे 4 का वृद्धि, फिर यहाँ पे 5 का वृद्धि, फिर यहाँ पे क्या हुआ 6 का वृद्धि हो गया। उसी तरह अगर हम यहाँ 1 का वृद्धि करेंगे तो 12, यहाँ 2 का वृद्धि करेंगे तो 7, यहाँ 3 का वृद्धि करेंगे तो 23, यहाँ 4 का वृद्धि करेंगे तो 24, और यहाँ 5 का वृद्धि करेंगे 17, यहाँ 6 का वृद्धि करेंगे 11, ठीक है। 12 में L, 7 में क्या होता है G7, और 23 में W, और 24 में X, और 17 में Q, और 11 में K, यानी LGW XQ K। LGW वैसे 3 ही से जब हम पकड़ा रहा था, एक ही से पकड़ा रहा था, तो हम एक ही ऑप्शन को देख कर टिक आउट कर सकते थे, लेकिन बना लिए तो कोई बात नहीं, LGW XQ K। अब इसमें तो कुछ है नहीं, यानी भागा का जो है जिसका जो कोडिंग दिया गया वो कोडिंग कर देंगे। जैसे 54, और गुना का क्या अर्थ है, यानी गुना का जो अर्थ होता है भाग होता है, यानी भागा 6, और माइनस का क्या अर्थ होता है, माइनस का अर्थ गुना होता है, गुना 7, और ये भागा का क्या अर्थ होता है, जोड़, यानी जोड़ 8, यानी भागा का अर्थ जो होता है जोड़ होता है, और प्लस, यानी प्लस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, घटाओ 2। तो यहीं पे कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे 6 से 9 बार में 9 7 63, और 8 में 2 गया 6, यानी 63 प्लस 6, 1 मिनट, 63 यानी 63 ना, 63 63 प्लस 6 यानी 69, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी वर्गाकार कागज़ को पहले मोड़ा गया, नीचे के दर्शाए गए अनुसार काटा गया, तो इस खोलने पर कैसा आकृति प्रतीत होगा। देखिए इस सवाल में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो जिसको भी प्रॉब्लम होता है वो सवाल बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे तीन बार कागज़ लिया गया, एक कागज़ ये है, इसको 3 बार मोड़ा गया, इसको क्या किया गया, 3 बार मोड़ा गया। पहला बार यहाँ से मोड़कर, यानी यहाँ से मोड़कर इस पे चढ़ा दिया गया, तो यानी ये जो वाला भाग होगा वो इस तरीके से इस पे चढ़ जाएगा, यानी ये जो भाग होगा ये कुछ इस तरीके से इस पे चढ़ जाएगा। और फिर ये वाला भाग को अगर हम मोड़ के ऊपर चढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये चढ़ जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यानी इतना भाग जो बचा
उस भाग को क्या किया गया, मोड़ के यानी ये वाला भाग को ऊपर चढ़ा दिया गया। तो केवल इतना भाग बचा। अब इतना भाग बचा, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से खुलेगा, ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा। अब एज ए दर्पण प्रतिबिंब इसको सोचिए, यानी ये दर्पण प्रतिबिंब का ये आपका दर्पण हो गया। जितना दूर ये इमेज बनेगा उतना ही दूर इधर भी इमेज बनेगा और उल्टा बनेगा, यानी ये यहाँ पे रहेगा पॉइंट यहाँ पे, और ये ऊपर की ओर था तो ये अगली बार नीचे की ओर जाएगा ट्रायंगल। तो ऐसा कौन सा आकृति में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें थोड़ा दूर दूर दे दिया गया है। तो ये ऑप्शन को ख़त्म कर देते हैं और इसमें भी ऑप्शन नंबर डी में भी है। ठीक है, अब आते हैं, जब यहाँ पे एक पॉइंट था तो यहाँ भी एक पॉइंट होगा, यहाँ भी एक पॉइंट होगा ना, क्योंकि दर्पण से जितना नज़दीक ये रहता है उतना ही नज़दीक इमेज बनता है, और यहाँ पे जो पॉइंट था यहाँ भी रहेगा। ठीक है, और जब ये भाग ऊपर की ओर खुलेगा, यानी ऊपर वाला भाग जो ऊपर की ओर खोलेंगे, तब क्या होगा कि जो इस तरीके से यहाँ से मोड़ा गया था, यानी इस पॉइंट के कारण यहाँ भी एक पॉइंट हो जाएगा और इस पॉइंट के कारण यहाँ भी पॉइंट, यानी यहाँ पे 4 पॉइंट होगा और यहाँ भी उसी तरीके से 4 पॉइंट होगा। तो 4 पॉइंट यहाँ, 4 पॉइंट यहाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ भी 4 पॉइंट और यहाँ भी 4 पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जस्ट लाइक इसको दर्पण प्रतिबिंब की तरह सोचना, यानी जहाँ से हम लोग खोलेंगे वहाँ से दर्पण प्रतिबिंब की तरह सोचेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार समान है और एक असमान है, तो असमान शब्द समूह का चयन करें। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको कोडिंग कर लेंगे। M13, Z26, L12, Y25 और I9, V कितना होता है, V22, V22 और H8, U21, उसी तरह से K11 और X24, J10, W23 और G7, E5, S19, O15। ठीक है, अब हम 2 देख लेंगे किस तरीके से कोडिंग किया गया है। देख, पहले यहाँ एक कम किया गया, फिर इसमें एक कम किया गया, यहाँ भी एक कम और यहाँ भी एक कम, यहाँ भी एक कम, यहाँ भी एक कम, यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे अलग हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट में देखिए एक का अंतर मिलेगा, 13-12 में एक का अंतर, 26-25 में एक का अंतर, 9-8 में एक का अंतर, 22-21 में एक का अंतर, 11-10 में एक का अंतर, 23-24 में एक का अंतर। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, इसमें भी 3 अक्षर किसी न किसी प्रकार समान है और एक असमान है, तो असमान शब्द का चयन करें। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 3 2 5 1 6 हो रहा है, 8 7 15 9 24 हो रहे हैं, और 5 4 9 7 16 हो रहा है, और 6 5 11 7 18 हो रहा है। तो कुछ रिलेशन मिल रहा है। यानी सभी जो है ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और ये जो संख्या है वो 3 से नहीं कट रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो 457 है वो 3 से नहीं कट रहा है, बाकी सभी 3 से कट रहा है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।